नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वलीमे के ड्रेस में आज वो और भी दिलकश लग रही थी, जबकि विजदान ब्लू कलर के पेंट कोट में मलबूस बेहद पुरकशिश लग रहा था और स्टेज पर बैठे हुए भी वो शरारत से मुसलसल लेका की तरफ देख रहा था, उसे तंग कर रहा था, जबकि वो गुस्से से वजदान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने फौरन अपने हाथ की गिरफ्त और मजबूत कर दी। छोड़ो मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है, सब लोग देख रहे हैं, छोड़ो। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उफ, इतनी परेशानी डार्लिंग, इतना मत सोचो, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब आम है, और वैसे भी तुम मेरी बीवी हो, अभी गोद में उठा के लेके भी जा सकता हूँ। ओके, हर वक्त हर चीज के लिए रेडी रहा करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो दिलावर पैलेस में बैठे हर एक शख्स से बेखबर होकर उसके चेहरे पे झुक कर बोल रहा था, जिस पर लड़का का दिल चाहा अभी उसका मुंह नोच ले। उसे यूं गुस्से में देखकर उसने एकदम से मुस्कुराकर उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। तुम्हें ये सब हरकतें करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि कल भी तुम मुझे बुरे लगते थे और आज भी। वो अपने बाजू को सहलाते हुए बोल रही थी, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराया। डार्लिंग, तुम हासिल हो गई हो, मेरी हो और मेरे पास हो, अब किस हासिल की बात कर रही हो? कहीं मोहब्बत वहब्बत की तो नहीं? वो फिर शरारत से बोला ही था कि सामने से अपनी तरफ आते हुए हशमत को देखकर चुप हो गया। माशाल्लाह, बुरी नजर न लग जाए किसी की, मेरा बेटा और बहू एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिलावर उन दोनों को मोहब्बत से देखते हुए वजदान के पास बैठ गया। इसी लम्हे दिलावर के पीछे ही चमनदीन भी आ पहुंचा। जैसे ही उसने नजर उठाकर देखा तो लइका को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से फकत इतना ही निकला, पुलिस ऑफिसर लइका हशमत। उसने गर्दन घुमाकर दिलावर को देखा, जो बहुत खुश था, बिना ये सोचे कि यही लड़की हाथ धोकर दिलावर साईं के पीछे पड़ी है, बहुत बुरा होने वाला है। वह घबराते हुए वहां से निकल गया। वजदान का मकसद मुझसे शादी करना था और वो मुझसे शादी करने में कामयाब हो गया, लेकिन वजदान नहीं, वो मुझे इस दिन अगवा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी के साथ तो मेरी शादी हो रही थी। तो फिर वो ऐसा क्यों चाहेगा? अगर वजदान नहीं तो फिर आखिर कौन कौन मुझे अगवा करने की कोशिश कर सकता है? वो शादी के बाद रोज इसी सोच में गर्क रहती। अब भी वो बेड पे बैठी सर थामे यही सोच रही थी कि अचानक से वजदान उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। लड़का ने एकदम से सर उठाया तो उसका सर अपनी गोद में पाकर एकदम वो हड़बड़ाई। ये क्या बदतमीजी है, हटो पीछे। वो फौरन वहां से उठ गई कि फिर उसी पल वजदान ने उसका बाजू थाम कर बेड पे बिठा लिया और खुद उसकी तरफ झुककर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। क्यों इतना चिढ़ती हो मुझसे? जानती भी हो कि कितना चाहता हूं तुम्हें, वो आहिस्ता से बोल रहा था, जबकि लेका को उसकी हरकतों से डर लगने लगा था। क्योंकि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए चिढ़ती हूं तुमसे, और अब पीछे हटो मुझसे, कुछ केस देखने हैं मुझे। उसने घबराते हुए उठने की एक बार फिर कोशिश की, लेकिन वजदान के हिसार की वजह से फिर नाकाम रही। डार्लिंग, दफा करो ये सब केस वेस, इन सब का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जरूरी हूँ। सो इसीलिए सिर्फ मुझे देखो, मुझे सुनो और मुझे समझो। वो मोहब्बत से बोलते जा रहा था, जिस पर लेका के दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने पूरे जोर से खुद को उसकी हिरासत से आजाद किया और फौरन कमरे से बाहर भाग गई और पीछे से वजदान बोलते हुए खुल के मुस्कुराया। डार्लिंग, कब तक भागोगी मुझसे? एक ना एक दिन तो हार मानना पड़ेगी मेरी मोहब्बत के आगे, वो पीछे से बोला, जिस पर लेका अनसुना करके आगे बढ़ गई। या अल्लाह, ये किस मुसीबत में डाल दिया है तूने, मैं क्या करूं? किसके लिए बद्दुआएं मांग रही हूँ? डार्लिंग, कहीं मेरे लिए तो नहीं? वो अकेली बैठी बुड़बुड़ा रही थी कि जब एकदम से उसे अपने पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वजदान बाजू बांधे उससे बिल्कुल करीब खड़ा था। हाँ, तुम्हारे लिए, और प्लीज जान छोड़ दो मेरी, यहाँ से जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। और तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत करूंगी, क्योंकि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। उसकी आंखों में देखते हुए नफरत से बोली, आएगा, जरूर आएगा वो दिन कि जब तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। लइका हशमत, बेपनाह मोहब्बत। वो उसके और करीब आया और उसकी आंखों को करीब से देखते हुए धीरे से बोल रहा था। जब फिर से वो बोली, मैं जान तो दे सकती हूँ, पर तुमसे मोहब्बत करना मुझे कभी मंजूर नहीं, और ये शुक्र करो कि मैं तुम्हें अपनी नफरत के काबिल समझ रही हूँ मिस्टर वजदान। उसका गिरेबान पकड़कर तकरीबन चीखी। हाँ डार्लिंग, हाँ, लेकिन तुम जैसी बेवकूफ़ को क्या पता कि नफरत भी वहां होती है जहाँ कोई रिश्ता हो या किसी रिश्ते की बुनियाद खड़ी हो। याद रखना, मैं मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगा, तुम हार जाओगी, हार जाओगी डार्लिंग। उसे उंगली से वार्न करते हुए वो बेड पे सीधा करके बैठ गया और उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा, जबकि लेका को इस पल लगा के उसे शूट करते। तो कहर बरसाती आंखों से घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हेलो साली साहिबा, ओ सॉरी भाभी साहिबा, किधर खोई हुई हैं? अब हंसी मजाक किया करें ना, आप नई नई शादी हुई है आपकी, ये गैरों की तरह मुंह लटकाए बैठी हैं। आप
दोनों। और ये देखें आपकी चाय भी ठंडी हो चुकी है। वो चाय के कप की तरफ इशारा करते हुए बोला। जब उसके जवाब देने से पहले वजदान बोल पड़ा, यार असल में तेरी भाभी मुझसे थोड़ी नाराज है, कहती हनीमून का अभी तक नाम भी नहीं लिया कि किधर जाना है, फलां फलां, इसलिए मुंह लटकाए बैठी है। अच्छा तो ये बात है, तो यार बना लेते हैं ना प्लान। तो बताएं आपका क्या ख्याल है बेगम साहिबा। वो अपने साथ वाली चेयर पर बैठी माँ पारा की तरफ झुककर बोला। मैं क्या कह सकती हूँ, देख लें जो आप लोगों को सही लगे। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोल रही थी और साथ गुमसुम बैठी लेका को भी देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है आयश, क्योंकि वजदान मजाक कर रहे हैं आपके साथ। फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे 1-2 दिन में पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ अधूरे केसेस हैं उन्हें देखना है। वो वजदान को देखकर बोली, जिस पर वजदान दोबारा बोल पड़ा, डार्लिंग अभी 4 दिन हुए हैं शादी को, सो तुम कहीं नहीं जाओगी, बस मुझे वक्त होगी। सही कहा ना। वो माँ पारा को देखकर बेचारगी से मुंह बनाकर बोला, जबकि लइका को उस पर शदीद गुस्सा आया। जी बिल्कुल। वो वजदान की हाँ में हाँ मिलाकर लइका से मुखातिब हुई। लइका, भाई वजदान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भाई को वक्त देना चाहिए। काम तो होते रहेंगे, आप लोग एंजॉय करें, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं खाने पे। लइका उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहां से उठ गई, जिस पर वजदान को उस पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन फिर भी गुस्सा जब्त करते हुए बोला, वो असल में आज वाकई इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। उसने हैरान होती माँ पारा को नॉर्मल किया और बातों में मसरूफ हो गए। हाँ बताओ क्या बात है। दिलावर चमनदीन को गौर से देखते हुए बोला। दिलावर साईं माफ कीजिए, अगर मैंने बात कर दी तो आपको बुरा लगेगा, और शायद कहना तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन जरूरी भी है। वो निगाहें झुकाए खड़ा हो गया। इससे पहले कि दिलावर कुछ कहता, उसी पल वजदान कमरे में दाखिल हुआ, जिस पर दिलावर ने इशारे से उसे जाने का इशारा किया और वो फौरन वहां से चला गया। वजदान चमनदीन को फौरन वहां से जाते देखकर बाप से कहने लगा, डैड क्या बात थी, आप कर लेते अपनी बातों का मल मेरे शहजादे, होगी कोई बात, अभी नहीं बतानी। उसने वो बताने लगा था कि मेरा शेर आ गया तो मेरे शेर से ज्यादा कोई अहम नहीं है। दिलावर बेटे गिर्द बाजू हायल करके मोहब्बत से बोला और इसी पल लइका चाय का कप उठाए अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम डैडी जी, ये है आपकी चाय। वो दिलावर के पास ही बैठ गई। शुक्रिया मेरी बच्ची, तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो, जीती रहो। दिलावर खुश होते हुए मोहब्बत से बोले, जिस पर फौरन फिर वजदान ने अपनी टांग लटकाई। डैड ये तो गलत बात है ना, आप इसकी तारीफें करे जा रहे हैं और आपकी बहू मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती, पूछे इससे। उसने लेगा की तरफ इशारा किया और उसे आंख मारते हुए बोला, मैं नहीं मानता कि मेरी बहू तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, बहुत जिम्मेदार बच्ची है, इतने नौकरों के बावजूद वो अपना काम हर खुद करती है और तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखेगी भला। वो वजदान को समझाते हुए बोला, जिस पर लेका वजदान के सामने अपनी तारीफ पर दिल से मुस्कुराई और वजदान को घूर कर कुछ ही पल में वहां से उठ गई और वो दोनों बाप बेटा बिजनेस से मुतल्लिक बातों में मसरूफ हो गए। अरसम बेटा उठो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज लेका के घर जाना है। वजदान ने सबको खाने पर बुलाया है, चलो इसी बहाने माँ पारा आई से भी मिल लेंगे। निसा ने अरसम को उठने का कहा, जो अपने कानों पर सराहने रखे गुस्से से बड़बड़ाया, एक तो ये लोग चैन से सोने भी नहीं देते और बारहा मुझे वहां लेका के पास जाने पर मजबूर करते हैं। काश इस दिन मैं लेका को अगवा करने में कामयाब हो गया होता तो आज लेका मेरी होती, लेकिन हमेशा की तरह माँ पारा की बच्ची फिर से हमारे दरमियान आ गई और अब मुझे मजबूरन उनके साथ वहां जाना पड़ेगा, जहां मुझे वजदान के साथ उसे देखकर जलन होती है। दिल करता है उसे मार दूं और एक ही पल में छीन लूं उससे लेका को। मैं मजबूर तो हूं लेकिन हारा अभी भी नहीं हूं। खैर जाना तो हर हाल में पड़ेगा, अगर ना गया तो उनको शक हो जाएगा। वैसे भी हशमत अंकल को मुझ पे शक सा हो गया है इस दिन की फोन पर मेरी बातें सुनकर। वो बेड से उठकर बैठा और फौरन बात लेने चला गया। मैं ये हरगिज़ नहीं पहनूंगी, मुझे ऐसे लिबास नहीं पसंद, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही पहनूंगी, समझे। और हाँ, खास कर तुम लेकर आए हो तो मैं थूकती भी नहीं इस ड्रेस पर। वो उसके हाथ में पकड़े खूबसूरत और महंगे ड्रेस को थुतकार कर सेफ की तरफ बढ़ी ही थी कि वजदान ने फौरन उसे बाजू से खींचकर जोर से बेड पर पटका और एक टांग बेड पर रखकर एक हाथ से उसकी गर्दन थामी उस पर झुक गया। पहनोगी तो तुम यही ड्रेस हर हाल में, क्योंकि इस घर में बस वजदान दिलावर का हुक्म चलता है। तुम तो फिर मेरी बीवी हो, तुम मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकती डार्लिंग। तो मेरी हर चीज से इनकार करना तो बहुत दूर की बात है, और ये जो तुम्हारे पर है ना जिसकी वजह से फड़फड़ाती हो, एक ही सेकंड में काट के फेंक दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ भूल गया हूँ? नेवर। इस थप्पड़ का बदला तुम्हें कई सालों तक चुकाना पड़ेगा। मिस्टर वजदान दिलावर कह रहा है तुमसे। मिसेस वजदान दिलावर। वो आतिश भरी आंखों से उसे बहुत करीब से देखते हुए किसी ताकतवर शेर की तरह लग रहा था। जब लेका बिना डरे उसकी आंखों में देखकर तकरीबन चिल्लाई, मुझे तो चाहिए था तब तुम्हें एक नहीं 2 थप्पड़ मारती, क्योंकि तुम ये सभी डिजर्व करते हो, इसी के लायक हो तुम। वो गुस्से से लाल हुई। आज तो तुमने जुबान चला ली, लेकिन नेक्स्ट याद रखोगी जो मैं तुम्हारा हाल करूंगा। आज के बाद अगर ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। शुक्र मनाओ कि वजदान दिलावर तुम्हारी हर गुस्ताखी को अब तक बर्दाश्त कर रहा है। और हाँ,
अब चुप करके ये ड्रेस पहनो और रेडी होकर 10 मिनट में बाहर आओ, मेहमान आने ही वाले होंगे। वो ड्रेस समेत उसे बेड पर धकेल कर फौरन बाहर चला गया और वो उसे पीछे से गुस्से से चीखी, समझते क्या हो तुम खुद को, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कुछ ही देर में वो दिलावर हाउस में मौजूद थे। अरसम इन्हें घर के बाहर छोड़कर खुद किसी काम का बहाना बनाकर जा चुका था और उनके आने से पहले ही माँ पारा और आयश वहां पहुंच चुके थे। मेरी बच्ची कैसी हो तुम? निसा माँ पारा को सीने से लगाकर मोहब्बत से बोली। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र न किया करें, आयश मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो आयश की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी कि उसे पीछे से वजदान की पुरजोश आवाज आई, आंटी जान मैं भी आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखता हूँ, ये लें आ गई आपकी बेटी, खुद ही पूछ लें। लेका को आते देखकर उसने उसकी तरफ इशारा कर दिया, जबकि लेका ने उसे खूनख्वार नजरों से देखा और माँ से लिपट गई। फिर बाप के गले लगी तो फौरन दोनों बाप बेटी की आंखें भर आईं। पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है, मेरी जान मुझे कॉल कर दिया करो, मैं तुम्हें जब भी चाहूंगी मिलने आ जाया करूंगा। अब रोना नहीं, देखो वजदान क्या सोचेगा। और वो चक्कराते हुए अपने ही साथ सोफे पर बिठा ले गया। अब खुद ही देख ले अंकल, आपकी बेटी ने ना कटवा दी मेरी, रो के तो यही फील करवाया ना कि मैं उसे खुश नहीं रखता। वो मुसलसल लेका को देखते हुए खुद से ही उसकी शिकायतों के पोल बनाकर सुना रहा था, जिस पर लेका दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई, ड्रामे बाज कहीं का। नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मुझे देख के रो दी। वैसे तो मेरी दोनों बच्चियां बहुत खुशनसीब हैं कि इन्हें तुम दोनों जैसे शौहर मिले। हमेशा खुश रहो। हशमत दोनों बेटियों की तरफ देखते पुरसुकून हुए थे। शुक्रिया अंकल, आपके हमारे बारे में इतने अच्छे ख्यालात हैं, नहीं तो कुछ लोग हमें थप्पड़ तक मारने पर भी तुल जाते हैं। वो लेका को देखकर बोल रहा था और उसे शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था और ना चाहता था। लेका ने उसकी हरकतों को भांपते हुए फौरन बात बदल दी। बाबा जान खाना रेडी हो गया है, मुलाजमा से कहती हूँ लगवा दे। वो वहां से उठ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आपने मेडिसिन खाई? वो जुबैदा बेगम के पास बैठी हुई थी पूछ रही थी, जबकि जुबैदा बेगम उसे पुलिस ऑफिसर की वर्दी में देखकर हैरान थी। बिना उसकी बात का जवाब दिए फौरन से पूछने लगी, बेटा तुम पुलिस की वर्दी में क्या कर रही हो? मेरा मतलब कहाँ से ली वर्दी और कहाँ जा रही हो? दादू जान ये मेरा यूनिफॉर्म है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेका मुस्कुराते हुए बोल रही थी, जिस पर जुबैदा बेगम और भी हैरान हुई। तो बेटा जब हम रिश्ता तय करने गए थे तब तो किसी ने भी जिक्र नहीं किया। हाँ दादो, तब ये था कि बाबा को लगता था कि अगर पुलिस वाली लड़की है तो उसका रिश्ता होने में रुकावटें होती हैं, सो उन्होंने इसलिए छुपाया। वो जुबैदा बेगम के हाथ थाम कर बोली, जिस पर वो दुआएं देने लगी और लेका को सलाम करने के बाद कमरे से निकल गई। कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कुछ ही लम्हों में वो एहतरामन उसके सामने नजरें झुकाए खड़ा था। वालेकुम अस्सलाम। बैठो ज़हीर। उसने सलाम के जवाब के साथ ही उसे बैठने का इशारा किया। तुम इस दिन उस लड़की का बता रहे थे कॉल पे, क्या उसने कुछ और बताया? वो फाइलों को खोल खोल कर देखते हुए बोल रही थी कि तभी ज़हीर ने एक फाइल उसके सामने रख दी। मैडम ये है इस केस की असल फाइल, जिसके जरिए हम कातिल को बआसानी ढूंढ सकते हैं। ये मैंने उस दिन उसी लड़की की मदद से तलाशी और इसके मुताबिक इस केस में एक चमनदीन शख्स का भी नाम आ रहा है। वो दिलावर साईं का खास आदमी है और इस लड़की के मुताबिक जिस दिन दिलावर साईं पर कत्ल के इल्जामात लगे थे उसी दिन ये आदमी वहां 1 घंटा पहले मौजूद था। वो सारी बात तफसील से बता चुका था, जिस पर लेका खुश हुई। वेरी गुड ज़हीर, शाबाश, तुमने मेरे पीछे बहुत जिम्मेदारी से काम किया। और इस फाइल को उठाकर एक बैग में बंद करके उठ गई और ज़हीर को बाकी सब फाइलों को संभालने का इशारा करके थाने से बाहर चली गई। फुप्पो आप अचानक शादी के दूसरे दिन ही वापस क्यों चली गई थी, बताया भी नहीं? वो अदीबा का हाथ थामे शिकायतें कर रहा था, जिससे उसी पल चाय समेत मुलाजमा लेका और हाल में दाखिल हुई। कैसी हैं आप? उसने आते ही अदीबा को सलाम किया और उनका हाल पूछने लगी, जिस पर वजदान उसे सर से पांव तक देख रहा था। आज वो उसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वालेकुम अस्सलाम, इधर आओ मेरी बच्ची। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? खुश तो हो ना वजदान के साथ? तंग तो नहीं करता तुम्हें? वो लेका का हाथ थाम कर उसे सोफे पर दूसरी तरफ अपने पास बिठाती हुई मोहब्बत से बोली। इससे पहले कि लेका कुछ कहती वो फौरन बोल पड़ा, पुप्पो आपको क्या लगता है आपका वजदान इसे खुश नहीं रखता, इसका ख्याल नहीं रखता और इसे तंग करता हूँ? मुंह बनाकर वो बोला, अरे मेरे लाडले ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं तेरी शरारतों से वाकिफ हूँ। वैसे तो तू मेरा समझदार बच्चा है। वो अपने दाएं जानी बैठे वजदान को सीने से लगाते हुए मुस्कुराई तो लेका बिना चाहते हुए बोल पड़ी, पुप्पो वैसे हम जिसके मुतालिक जो सोचते हैं जरूरी नहीं कि वो इंसान वैसा ही हो। हाँ ये भी सही कहा बेटा। अदीबा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो वजदान ने एक गहरी नजर उस पर डाली। वो तो उसकी नजरों से बचते हुए चाय का कप उठाकर अदीबा की तरफ बढ़ाने लगी। पुप्पो आपकी चाय ठंडी हो रही है, और खुद भी चाय पीने में मसरूफ हो गई। रुको, तुम वही हो ना चमनदीन, इस दिन मिला था मुझे, तुम क्या कर रहे हो हमारे घर में? मुलाव में बैठी थी जब बाहर से किसी को आते हुए देखकर उसने एकदम से रोका और देखकर काफी शॉक्ड हुई। जी बीबी जी, मैं इधर मुलाजिम हूँ दिलावर साईं का। वो डरते हुए निगाहें झुकाए खड़ा था जब फौरन उसे उस लड़की का केस याद आ गया जो दिलावर साईं का जिक्र कर रही थी। मतलब डैडी ही दिलावर साईं हैं? वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, सो फौरन उसे जाने का इशारा किया और खुद वहीं बातें सोचने लगी। ये कैसे हो सकता है कि यही दिलावर साईं है? देखें तो मैं
देखने में तो ऐसा ज़रा भी नहीं लगता। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं किन लोगों में आ गई हूँ? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो बेबस होकर आसमान की तरफ देखने लगी, जब कुछ ही पल में उसके दाएं जानिब से वजदान आया और उसके साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। क्या बात है डार्लिंग, इतनी शिद्दत से किसे सोच रही हो? कहीं मुझे तो नहीं? उसने कुर्सी का रुख उसकी तरफ कर लिया। जी नहीं, इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। मैं तुम जैसे लोगों के बारे में सोचूं। वो उठने ही वाली थी कि उसने उसकी कुर्सी के दोनों तरफ हाथ रख के रोक लिया और उसे उठने की हर कोशिश नाकाम बना दी। मुझे तुम्हारी ये हरकतें जहर लगती हैं। और वो बोली ही थी कि वजदान ने उसकी बात काट दी। और मैं कैसा लगता हूँ? वो अपना चेहरा उसके पास ले गया और उसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे जानवर से कोई लड़की प्यार कर सकती है? वो तंजिया मुस्कुराई। मैं जानवर हूँ? वो गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ बोला। हाँ जानवर हो, वो इत्मीनान से बोली। उठो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जानवर कैसा होता है। उसे बाजू से खींचकर कमरे में ले गया और बाजू से खींचकर जमीन पे जोर से पटका और फौरन उसके उठने से पहले एक जोरदार थप्पड़ की आवाज कमरे की दीवारों में गूंज गई और सबको सुन कर दिया। उसे लगा जैसे किसी ने कोई हथौड़ा उसकी गाल पर मार दिया। वो आंखें फाड़े उसे देखती रही। वो इस कदर जालिम था कि एक छोटी सी बात पे मुझे थप्पड़ मार दिया। नफरत है मुझे तुमसे वजदान दिलावर, नफरत है। तुम्हारे सारे खानदान को जेल की सलाखों तक ना लेके गई ना, तो मेरा भी नाम लेगा हशमत नहीं। वो उसके दोनों हाथों से धक्का देते हुए चीखी, जिस पर वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। डैडी जी, अगर आप गुस्सा ना हो तो आपसे एक बात पूछूं? वो दिलावर के ऐन सामने सोफे पर बैठ गई। हाँ बहू पूछो, वो चाय का सिप लेते हुए बोले। क्या मामा का वाकई कत्ल हुआ था? बहुत ही मशकूक नजरों से दिलावर को देख रही थी कि उसकी बात सुनते ही दिलावर का रंग फक हो गया। वो फौरन बात बदल गया। बेटा, अब वो पुरानी बातें हो चुकी हैं और इन्हें ना ही दोहराओ तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी बातें याद करने से हमारे अंदर का दर्द और गहरा होता है। दिलावर ने बात मुकम्मल करते एक गहरा सांस लिया और इस लम्हे लइका को वो जैसे बहुत टूटे हुए महसूस हुए। उसे थोड़े लम्हे रुककर फिर दोबारा जिक्र किया। डैडी, सुनने में तो ये भी आया है कि आपका एक खास ड्राइवर बाबर, उसका भी उसी दिन कत्ल हुआ था जिसका मामा का हुआ था। वो रुकी। बहू, तुम्हें ये सब कैसे पता? इतना तो मेरे वजी को भी नहीं पता। वो हैरान हुआ। डैडी, मैं बताती हूँ आपको। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मामा और बाबर का केस भी मैं ही देख रही हूँ। वो एक पल को रुकी और दिलावर के जोर से जर्द होते रंग को देखकर फिर से बोली। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा और हर बात का सही जवाब देना है, मुझे अपनी बेटी मानकर। मैं जानती हूँ इस कत्ल का इल्जाम आप पर आया है और शायद आप भी अभी पे आप पर ही आएगा, लेकिन मैं जानती हूँ आप बेगुनाह हो, क्योंकि मैंने सब पता करवाया, जिससे पता चला कि आप तो अपनी बीवी को बेपनाह मोहब्बत करते थे, तो फिर उसकी जान कैसे ले सकते? वो दिलावर को यकीन दिलाने लगी, जबकि वो हैरान परेशान होकर उसे देखने लगा। लेकिन पहले तो कभी किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, ना तुम्हारी फैमिली ने और ना ही आयश ने। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इसलिए फिर बोल पड़ा, जिस पर लइका हशमत ने बात दोहराई। जी बस डैडी, बाबा ने छुपाया था कि बेटी के रिश्ते में प्रॉब्लम होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इस बात का इल्म वजदान को नहीं होना चाहिए। वो तो मुझसे नफरत करने लग जाएगा और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने 15 सालों में ये सब वजदान से छुपाया है। इस केस को बंद करवाने के लिए मैंने हर पुलिस ऑफिसर का मुंह पैसों से भर दिया। वो इसलिए कि मेरे बेटे तक बात पहुंची तो नफरत करेगा मुझसे। इसलिए मैं वजदान की मामा के कातिल को ढूंढने में नाकाम रहा। मुझे डर था कि अगर ऐसा किया तो जो हो देखा था ये सब उसको सच मानकर मुझे सजा हो जानी थी और मेरे वजदान ने बहुत टूट जाना था। ये बातें करते हुए दिलावर आज बहुत वाकई टूटा हुआ महसूस हुआ। मैं आपके साथ हूँ, फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक कर दूंगी। लइका उन्हें हौसला देती हुई वहां से चली गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अरसम? आज कैसे याद आ गई मेरी? शादी के बाद आज पहली बार अरसम की कॉल पर वो बहुत खुश थी। आपको भूला ही कब हूँ। खैर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। घर में सब कैसे? मामा बाबा? वो काफ़ी उदास थी सबसे। सब लोग ठीक हैं, बस ताया जान आपको काफ़ी मिस कर रहे थे। आप किसी दिन आके मिल जाएं। उसके कहने पर फौरन अपनी राय भी बताने लगी। मैं भी इरादा बना रही हूँ, लगाती हूँ 1-2 दिन में चक्कर। ओके, ज़रूर आइएगा। और बताएं कैसी जा रही है लाइफ? वजदान ख्याल तो रखता है ना आपका? वो देखना चाह रहा था कि वाकई वो खुश है या जानबूझकर उसे दिखा रही है। इससे पहले कि वो जवाब देती, वजदान जो जाने कब से उसके पीछे खड़ा था, उसे यूँ पहली बार इतना खुश देखकर चल उठा और उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर खुद बात करने लगा। जी अरसम, आएंगे हम लोग किसी दिन, फिलहाल हम दोनों थोड़े मसरूफ़ हैं, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। उसकी बात सुने बगैर वजदान ने कॉल कट कर दी, जिस पर लइका की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। ये सब क्या है? क्या बदतमीजी थी ये? तुम्हें पता था ना कि मैं बात कर रही हूँ? वो चीखी। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, आहिस्ता बोलो। और तुम मेरे सामने तो कभी इतना मुस्कुराई ही नहीं, और आज तो अरसम से खुश हो के बातें चल रही थी। वाह क्या बात है डार्लिंग। वो 2 कदम और उसकी तरफ बढ़ा, जिससे वो दीवार से जा लगी। वो मेरा कज़न है और तुमसे ज़्यादा अजीज है मुझे, समझे तुम? उसे अपने करीब बिल्कुल पाकर और नफरत से उसने कहा, जिस पर वजदान ने अपने दोनों बाजू उसके दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए और उसकी आंखों में देखने लगा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई और अजीज हो? हरगिज़ नहीं होना चाहिए ऐसा।
नहीं तो उसका हशर जो मैं करूँगा वो तो करूँगा, लेकिन तुम्हारी भी जान ले लूँगा। और उसे महज धमकी मत समझना, मैं जो कहता हूँ ना वो करता भी हूँ डार्लिंग। वो आहिस्ता से मगर गुस्से से बोल रहा था और उसकी गर्म सांसें लेइका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने घबराकर चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और आंखें बंद कर ली तो विजदान उसे घूरते हुए एकदम से कदम पीछे बढ़ाए और बेड पर बैठ गया, जबकि इस पल लेइका को लगा जैसे किसी ने पिंजरे से उसे अभी अभी आज़ाद किया हो। तो घबराते हुए कमरे से निकल गई, जबकि विजदान आंखें बंद किए बेड पर सीधा लेट गया। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।